जुड़ा हुआ ये भी था कि अब इंडेक्सेशन बेनिफिट्स जो हैं अब हटा दिए गए हैं, क्योंकि हम रियल एस्टेट साइकिल की बात करते हैं। आपने भी इस बार कई बार हाईलाइट किया है कि जो साइकिल है हम उसके बीच में है, अभी ये साइकिल थोड़ी बड़ी है। तो ये जितने लैंड रिफॉर्म्स हैं, इससे रियल एस्टेट सेक्टर को कोई इम्पैक्ट, इंडेक्सेशन से कोई सेक्टर को इम्पैक्ट, और स्टॉक मार्केट परस्पेक्टिव से इसे कैसे देखें? तो लैंड रिफॉर्म और रियल एस्टेट को भी अलग रखते हैं, बिकॉज ओके, ये रिफॉर्म एक दिन में नहीं आएगा, ठीक है। ऑन गोइंग प्रोसेस है। और इसके अंदर मुझे लगता है कि छोटी छोटी बेनामी लैंड्स, छोटी छोटी अनऑर्गेनाइज लैंड्स आने वाले, तो शहर के बीच के अंदर में ऐसा कोई रातों रात चेंज नहीं आने वाला है। इंडेक्सेशन एक टैक्सेशन का इशू है। अब इसके अंदर मिली जुली राय है, और इसके ये राय है कि भाई सरकार का मानना है कि अगर आप देखें तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट के पहले आपको 20% टैक्स था, अब आपको 12.5 है जी। तो उसके बाद लोगों को सरकार जो डेटा में दे रही है वो कह रही है कि भाई 12.5 होने से ज़्यादा बेनिफिट है, 20 के ऊपर कम बेनिफिट है, टैक्स सेविंग आ रही है। मगर कई जगहों पे मैंने भी सुना है कि भाई कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में अगर आप देखें तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट इतना ज़्यादा नहीं है। मुझे लग रहा है इसलिए करा जा रहा है ताकि एसेट क्लासेस को सिंप्लीफाई करा जाए। ये 12.5% का नंबर एक कॉमन नंबर हो गया, अब इक्विटी में भी हो गया और रियल एस्टेट में भी हो गया। मगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो है, मुझे लगता है उसको समझने में मार्केट को थोड़ा समय लगेगा। अब आती है रियल एस्टेट स्टॉक्स में। रियल एस्टेट में तेज़ी क्यों आ रही है? दो कारण है। एक तो स्टॉक मार्केट की वजह से लग्जरी एंड सेमी लग्जरी के अंदर डिमांड हम देख रहे हैं। तीसरा मुझे लगता है कि ये जो ग्रोथ इस समय आ रही है वह काफ़ी यूनिवर्सल ग्रोथ आ रही है इंडिया के अंदर, स्पेशली रूरल इंडिया में, स्पेशली टियर 2 टियर 3 टाउन के अंदर। तो वहाँ पे भी हम रियल एस्टेट की साइकिल हम देख रहे हैं। अक्सर हम देखते थे हिंदुस्तान के अंदर रियल एस्टेट की वजह से स्टॉक मार्केट में तेज़ी आती थी, मगर मैं देख रहा हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट्स आर ड्राइविंग रियल एस्टेट। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बोला जी हमने स्टॉक मार्केट में कमा करके घर लिया है, ईएमआई चुकाई है। तो कई लोगों को मैं जानता हूँ जो ऐसी बातें करें। पहले लोग मुझे बात करते थे हमने घर बेच करके शेयर लिए, अब लोग बोलते हैं शेयर बेच करके घर लिया। तो ये काफ़ी चेंज हो गया। ओके, तो वैल्यू क्रिएशन और वेल्थ क्रिएशन तो ज़रूर हुई है। अब हमने निकुंज साहब बजट को एक हद तक डिकोड कर लिया है, पर अभी हम मार्केट्स में देखें तो ना ही सिर्फ बजट रिलेटेड कुछ प्लेस ड्राइव कर रहे हैं, पर अर्निंग्स पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है। और एक सेक्टर जिस पे खास तौर से आपसे राय चाहिए वो है आईटी स्पेस। आईटी स्पेस अर्निंग्स का भी एक पुश है, पर कुछ फंडामेंटली बदलते हुए दिख रहा है आईटी स्पेस में। और क्या एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि इतने समय से कई सारी कंपनीज ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, अगर हम मिड और स्मॉल कंपनीज को छोड़ दे तो क्या अब आईटी ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ध्यान रखना है? पिछले 2 साल से आईटी ने इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करा है, मगर मुझे लगता है इंडेक्स को आउट परफॉर्म करेगा। आईटी के अंदर आपका बड़ा केवल रिलेटिव हो सकता है, एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, बिकॉज ये सेक्टर ऐसा है। मैं रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव है जी इंडेक्स के मुकाबले में क्या करेगा, बड़ा सेक्टर है। एब्सोल्यूट होता है जी हम इंडेक्स पे नज़र नहीं रखेंगे कि आईटी स्टॉक्स में से 50% बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है आईटी से रिलेटिव कॉल। आईटी के अंदर क्या होता है, रिलेटिव अंडर परफॉर्मर, रिलेटिव आउट परफॉर्मर, रिलेटिव मार्केट परफॉर्मर। तो मुझे लगता है आईटी के अंदर कुछ शेयरों के अंदर रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आएगा, कुछ शेयरों के अंदर रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस आएगा, कुछ शेयरों के अंदर मार्केट परफॉर्मेंस आएगा। पिछले 2 साल के अंदर आईटी के अंदर एब्सोल्यूट अंडर परफॉर्मेंस रहा है और आईटी के अंदर रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस रहा है। अब आईटी के अंदर मुझे लगता है कि एक बास्केट होगी आउट परफॉर्मेंस की इंडेक्स के मुकाबले में, एक बास्केट होगी इन लाइन, इंडेक्स 10 है, ये 10 ऊपर जाएंगे। कुछ हैं जो अंडर परफॉर्म करेंगे, इंडेक्स 10 ऊपर जाता है 4 ऊपर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेशन चेंज होगी आईटी के अंदर। टीसीएस के नंबर अच्छे थे, आउट परफॉर्मेंस रिलेटिव में आ गया वो इंडेक्स से। इन्फोसिस के नंबर भी अच्छे थे तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आएगा वो। एचसीएल टेक के नंबर ठीक ठाक थे तो वो इन लाइन में आएगा, और विप्रो के नंबर खराब थे तो अंडर परफॉर्मेंस में आएगा। तो आपको आईटी का लार्ज कैप आईटी को वैसे समझना है। छोटी आईटी कंपनीज मुझे लगता है कि इस समय अभी भी महंगी हैं। एक ज़माना था टाटा एलेक्सी या फिर स्मॉल आईटी कंपनीज वर डूइंग वेरी वेल। मुझे लगता है कि वहाँ पर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर आपको दिशा देखनी पड़ेगी। फिर एक नया सेगमेंट क्रिएट हो रहा है आईटी प्रोडक्ट्स, जो कि सैस जिसे हम बोलते हैं, जो कि हम बोलते हैं कि मैप माई इंडिया टाइप मैपिंग करती हैं। रेट गेन जो स्पेशलाइज सर्विसेज देती है, वहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि वो जो बिजनेसेस हैं वो आपके इंटीग्रल पार्ट हो रही हैं बिजनेसेस के। कई कई ऐसे बिजनेसेस आ रहे हैं जो आप यूज़ नहीं करते थे, मगर टेक्नोलॉजी अब आप यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन पे नज़र रखिए। हालांकि वो टेक कंपनीज कहलाएंगी, मगर वो आईटी सर्विसेज नहीं है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें आपको दे रही हैं। वो भले एप्लीकेशन देती हैं, वो भले B2D आपको देती हैं, या फिर आपका समय बचाती हैं, आपका वो ट्रैवल टाइम बचाती हैं, आपको शॉपिंग एक्सपीरियंस चेंज करती हैं। उन चीज़ों पर ध्यान रखिए। पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है निकुंज साहब, वो है एआई। क्योंकि एआई की जब ये पूरा
चर्चा चालू हुई थी तो कई लोग कह रहे थे कि अब इससे आईटी कंपनीज को थोड़ा सा खतरा है, पर क्या इंडियन आईटी कंपनीज एक्चुअली इससे बेनिफिट कर सकती हैं? क्योंकि हम हाल फिलहाल कुछ अनाउंसमेंट ज़रूर देख रहे हैं कि कंपनीज ने बोलना शुरू कर दिया है कि हाँ हम इतना जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं एआई में। तो इंडिया एआई के लिए कितना तैयार हो सकता है या कितनी तैयारियां शुरू हुई हैं? देखिए, किसी को कोई स्पष्ट आंसर अभी नहीं पता है, बड़ा कन्फ्यूजन है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त स्पीड से चेंज हो रही है कि शायद आईटी कंपनीज को भी नहीं पता क्या चेंज आने वाला है।